वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा वीडियो लेके आए आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स की पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको 2021 और 2022 का संपूर्ण निचोड़ मिलेगा। करंट जीके टॉप 50 क्वेश्चन पूरे तथ्य के साथ। जिस वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे वो वीडियो आपको आज से मिलना शुरू हो चुका है। पूरा कवर करेंगे हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम है अगले महीने, तो उस तक हम पूरी क्लियर बातें कर लेंगे। बस आप लगातार वीडियो को पूरा देखना, अच्छे तरीके से देखना, अध्ययन करना, और सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना। तो मैं स्टार्ट करता हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल स्पेशल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में। पार्ट नंबर पहला है। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसरो के जो हमारी स्पेस एजेंसी है उसके नए अध्यक्ष, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, क्योंकि इससे पहले तो के सिवान थे, बार बार उनका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था। यह इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के सिवान का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने। पूरा तथ्य मैं आपके साथ लेके आया हूं। देखिए मुख्य तथ्य, 22 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और यह भारत सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और राजस्थान पुलिस के लिए मैं आपको बता देता हूं, जनवरी से लेकर अब मार्च 2022 तक का डाटा पढ़ना है, और 2021 का मान के चलो लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, जुलाई से लेकर मार्च, जुलाई 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो डाटा सारा इन वीडियो में मैं सारा उपलब्ध आपको करवा दूंगा। तो इस प्रकार आपको तथ्य मिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। अभी जनवरी 2022 में घोषणा हुई है 2021 की, तो ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी? 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा है, एक अंग्रेजी और एक अपनी राजस्थानी, टोटल 22 के अलावा 2 इनको मिलता है। तो 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। और 3 प्रकार के ये पुरस्कार होते हैं, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार और एक युवा पुरस्कार। तो तीनों की मुख्य चर्चा करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में सत्य कथन, अंग्रेजी भाषा के लिए नमित गोखले को दिया गया उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। हिंदी का दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को नाटक सम्राट अशोक के लिए। और राजस्थानी के लिए दिया गया मिथेश निर्मोही मुक्ति के लिए। ये मिथेश निर्मोही जोधपुर के हैं। तो ये तो हमारे लिए राजस्थान के संदर्भ में तो पक्का आएगा। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। देखिए पूरी डिटेल अब मैंने यहां बता दिया, क्योंकि 24 भाषाओं में सारे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मुख्य अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार, वो मैंने तथ्य में लिख दिया। अनिता वत्सर जानी ने अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार जीता और देवेंद्र मेवाड़ी को हिंदी भाषा में दिया गया। आपको याद रखना है, राजस्थान के संदर्भ में कीर्ति शर्मा को राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से संबंधित किया। और ये कीर्ति शर्मा हनुमानगढ़ की है। किसके लिए दिया गया इन्हें? है पाणीरार रुखलाहन, गंग नहर की दुर्दशा के बारे में वर्णन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बना है। कौन सा? कोच्चि। और कोच्चि कहां पे है? केरल के अंदर। तो केरल का कोच्चि शहर अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम है मुजिरिस। आजकल पेपर में ऐसे प्रश्न आने लगे, अब सीधा आ जाएगा मुजिरिस है। मेट्रो से संबंधित, कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित, कोई वायरस से संबंधित, या कुछ और आ जाएगा। तो मुजिरिस जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, जिसका नाम है मुजिरिस। यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। नाव को वाटर मेट्रो कहा जाएगा। जो नाव होगी उसको क्या कहा गया है? वाटर मेट्रो कहा गया। अब जो मुख्य बातें वही मैं बता रहा हूं, फालतू नहीं पढ़नी। नहीं तो इंडिया का जीके, करंट जीके इतना है कि अगर आप 2 साल तक पढ़ते रहो ना तो भी पूरा नहीं होता है। इसलिए वही बातें लेके आए जो राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा तो आपको राजस्थान ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पढ़ना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह, कौन है महाराष्ट्र के राज्यपाल? भगत सिंह कोश्यारी ने 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया?
यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया हर्षाली मेहलोत्रा को। किसको दिया? हर्षाली मेहलोत्रा। अब ऑप्शन देखिए, ये बहुत चर्चा में है, लता मंगेशकर जी, सुर सम्राज्ञी, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ये हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, बजरंग भाईजान फिल्म की मुन्नी, बजरंग भाईजान फिल्म की मुन्नी यानी फिल्म अभिनेत्री हर्षाली मेहलोत्रा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया। और कीर्ति सेनन दादा साहब अवार्ड अभिनेत्री की बेस्ट अवार्ड दिया गया। ये ऑप्शन में है ना, कीर्ति सेनन, इनको दादा साहब अवार्ड जो दिया गया उसमें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था कीर्ति सेनन को, और जिसमें बेस्ट अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया था, याद है ना आपको। और द पुष्पा फिल्म ऑफ द ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट है। गौरी महेश्वरी कौन है? ये गौरी महेश्वरी देखिए ऑप्शन में, ये अजमेर की है, प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, हेनले, इनले नहीं है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 83वां। यहां से एक आधा प्रश्न आता है इस पासपोर्ट इंडेक्स से। अब पूरी चर्चा देखो। जनवरी 2021 में लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पहली तिमाही जारी किया। भारत को इस सूचकांक में 83वें स्थान पर मिला है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर नंबर 1 पर कौन है? जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। अब लगभग आप चीजें देखोगे ना तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे आएगा, क्योंकि तालिबान का कब्जा होने के बाद अभी विश्व खुशहाली सूचकांक आया है, उसमें भी अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे, क्योंकि तालिबान का कब्जा होने के कारण समस्या होगी। अगला देखिए, 15 जनवरी 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? 15 जनवरी को थल सेना दिवस बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। तो जो राजस्थान का करंट है ना, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। देखो, इंडिया अंतरराष्ट्रीय आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान अपने राजस्थान का ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। इसलिए राजस्थान की क्लासें मैं सुबह दे रहा हूं, लगातार आपको क्लासें मिल रही है, इसमें भी मैंने इंक्लूड कर दी। बाकी हमारी 2021 की और मार्च 2022 तक की पीडीएफ भी उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी अगर पीडीएफ लेना चाहता है तो 50 रुपए चार्ज है हमारा। 80, आपको नंबर बता देता हूं, 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है। 50 रुपए पे करने, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट डाल देना और आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। पूरे 2021 का जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 तक का जो आपको डाटा पढ़ना है, योजना, बजट, जो राजस्थान पुलिस में जो इकोनॉमिक्स के जो आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन आएंगे, वो भी सब कुछ डाला हुआ है। मंत्री संतरी जितने भी, सब कुछ विभाग में कोई मंत्री बना है, कोई अध्यक्ष बना है, सब है। तो राजस्थान तो वहां से पूरा क्लियर, आपका क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाना। तो देखो, 15 जनवरी 2022 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में पहला राष्ट्रीय ध्वज अनावरण के बाद यह राष्ट्रीय ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए ध्वज की अवधारणा तैयार की गई है। तो सबसे बड़ा जैसलमेर। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, देखो पहला जब भी होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाया गया। तो देखिए, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में बनाने की घोषणा की है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल का शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का स्थान विश्व में 3रे स्थान पर है। तो अब सरकार ने कह दिया कि हम 16 जनवरी को, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को हमने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था, ये पहल शुरू की थी, अब हम 16 जनवरी को क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाएंगे। कुंबलंगी गांव देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कुंबलंगी गांव देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित। सैनिटरी नैपकिन है ना, जैसे अपने राजस्थान में उड़ान योजना है, सैनिटरी नैपकिन से समृद्ध हुआ है। मुक्त गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। कहां पे? केरल में। देखिए,
13 जनवरी 2022 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एर्नाकुलम जिले के कुबलंगी गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। सीधे सीधे ज्यादा कोई टफ नहीं आता। इंटरनेशनल और नेशनल का जो करंट आएगा वो सीधा बस लॉजिक से आपसे पूछेगा। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना, नाम सुना आपने? लवलीना मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, को किस सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है? बहुत बड़ी बात है, जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है और उसको कोई पद दिया जाता है तो सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो वो किसने किया है? असम सरकार ने। बहुत बड़ा काम किया है असम सरकार ने लवलीना को। तो देखिए, असम की अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने असम पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, यानी डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे पहले असम की एक खिलाड़ी और है, उसे भी नियुक्त किया गया, जिसका नाम है हिमा दास। कौन है? एथलीट है हिमा दास, उसे भी नियुक्त किया गया। वो भी कहां की है? असम की। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिन्हें एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसको कहते हैं AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जिन्हें एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है उर्जित पटेल। नाम सुना होगा आपने, उर्जित पटेल। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शशिकांत दास। अब देखिए पूरी डिटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग के अंदर स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह इसमें 5 में से एक उपाध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य में से। उर्जित पटेल अगले महीने पदभार संभाल सकते हैं। और बैंक के प्रमुख चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री जीन लीक्यून है। अब देखिए, इस बैंक की बात करें तो यह एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसकी स्थापना 2015 से लागू नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। तो मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य सेन। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है? बैडमिंटन। जो भी खिलाड़ी है ना, पहले उसका टूर्नामेंट आपको याद नहीं रहना चाहिए, पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि वो किस खेल से संबंधित है। जैसे लक्ष्य सेन, बहुत बार चर्चा में सुना है, लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी है। अब देखिए, भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में तीसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोहे किनीवेव को हराया और लक्ष्य सेन ये खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक खुशहाली यानी विश्व के अंदर सभी देश है, उनमें जो देश की जनता है वो कितनी खुश रह पाती है अपनी सरकार से, अपने काम से या कैसे, तो उसमें राजस्थान भारत का 136वां स्थान है। टोटल 146 देश है, 146 में से 136वां स्थान है भारत का। देख लो, पहले 139वां था, अब 136 पर आके। तो जारी करने वाली संस्था का नाम है सतत विकास समाधान नेटवर्क। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देखो, फिनलैंड लगातार 5वीं बार टॉप पे आई। इस क्वेश्चन को याद रखना। डेनमार्क, आइसलैंड 3 नंबर पे है, यानी फिनलैंड में सारे खुश हैं और 5वीं बार टॉप पे आए। निम्न प्रदर्शनकर्ता में देखो, मैंने बता दिया खुशहाली में अफगानिस्तान सब बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि तालिबान का कब्जा है, बैन वगैरह लगा दिए, सारा सिस्टम खत्म। लेबनान, जिम्बाब्वे, इनको याद करने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान याद रखना है, फिनलैंड याद रखना है। और भारत की रिपोर्ट देखें तो 146 देशों में 136वें स्थान पर है। पिछले साल 149 देशों में 139वें स्थान पे था। तो ये भारत के जितने भी इंडेक्स है वो तो याद रखने है। अगला देखो, रेणुका जी बांध परियोजना से राजस्थान सहित 6 राज्यों को जलापूर्ति होगी। यह किस राज्य में स्थित है? स्टार है, इंपॉर्टेंट। रेणुका जी बांध परियोजना से राजस्थान सहित 6 राज्यों को जलापूर्ति होगी। यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड नामक
2 राष्ट्रीय योजनाओं के लिए 90% केंद्रीय वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है, जिससे यमुना बेसिन के ऊपरी हिस्से के 6 राज्यों दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जलापूर्ति होगी। तो रेणुका जी बांध परियोजना पूछ ले किन किन राज्यों की है, तो 6 राज्यों की है। दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड पास में आ गए, सारे पड़ोसी आपस में जुड़े हुए हैं सारे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तो ये तो मैं राजस्थान के करंट में मैंने करवा दिया, क्योंकि राजस्थान के एक शहर का नाम आ गया। तो पूरे विश्व में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में अपने राजस्थान का भिवाड़ी अलवर वाला जो शहर है वो सबसे प्रदूषित है, तो अपने आप नाम आ जाएगा। पूरी डिटेल देखो, मैं डिटेल भी साथ में लेके आऊं। काफी दिनों से बच्चों को इंतजार था कि क्लास कब आएगी, तो क्लास पर्सन चुनने में और उसकी पीडीएफ वगैरह सेट करने में इतना टाइम लगता है। देखो इतने दिन से मैंने पहले कहा था कि मैं क्लास लेके आऊंगा, मैंने तब से उसके कार्य को शुरू कर दिया था। अब अगर आपकी सपोर्ट रही, आपका स्नेह प्यार रहा, तो लगातार ये क्लास आपको मिलती रहेगी। और आपने कोई रुचि नहीं दिखाई, ढंग से नहीं देखा, कोई सिस्टम नहीं किया, तो फिर देखो जो बनाने वाला होता है वो आगे देखने वाला भी अगर ढंग से रुचि नहीं लेता है, तो बनाने वाला फिर अपने आप ही सोचता है भी नहीं बच्चों को ये पसंद है या नहीं है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी जहां भी तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर आप भेजें। हाल ही में स्विस फर्म IQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई। 100 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची में 63 भारतीय शहर मौजूद है, यानी तो 100 शहरों में 63 भारतीय शहर है। दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान मिला है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। दिल्ली के बाद ढाका बांग्लादेश की राजधानी, चांद की जमेना एमचमेना, तजाकिस्तान की दुशांबे और ओमान की मस्कट शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी। बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, उसके बाद चांद, पाकिस्तान, तजाकिस्तान है। भारत 5वें सबसे प्रदूषित देश है। भारत का भिवाड़ी शहर यानी राजस्थान के अलवर जिले का भिवाड़ी शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, चीन का होतान, भारत का नई दिल्ली और भारत का जौनपुर शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अगला देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता। ये तो राजस्थान वाले तो मैं करवा के आपको पूरे एकदम क्लियर हो गए होंगे जिसने लगातार मेरी क्लास देखी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो हुआ कब, 2021 में, ध्यान रखना 20 नाम दिया जाता है क्योंकि 20 में होना था, हर 4 साल बाद टोक्यो ओलंपिक होता है। तो देवेंद्र झाझड़िया जो चूरू के हैं, कहां के, चूरू के, उन्होंने रजत पदक जीता। देखिए इंपॉर्टेंट सारी चर्चा करता हूं। चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया ने भाला फेंक, ज्वेलिन थ्रो में और F46 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता। झाझड़िया पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपियन है। देखो इससे पहले उन्होंने 2 स्वर्ण जीते थे, एक तो एथेंस के अंदर 2004 में और एक इन्होंने 2016 के रियो डी जेनेरियो पैरा ओलंपिक में जीती। अब इन्होंने रजत पदक जीता है। तो 2004 पैरा ओलंपिक एथेंस में इन्होंने स्वर्ण जीता था और 2016 में भी जीता था। पैरा एथलीट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है इन्हें 2017 में। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो में 64.35 मीटर की दूरी तक भाला फेंकते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 64.35 मीटर की दूरी पर भाला फेंकते हुए इन्होंने सिल्वर जीता था। और अभी 2019 में ताजा देश के पहले पैरा एथलीट हो गए जिन्हें पद्म भूषण मिला। ये चर्चा में है ही, अभी ताजा 10 दिन पहले दिया, 26 जनवरी पर घोषणा होती है। तो पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म भूषण मिला देवेंद्र झाझड़िया, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला देखिए, मार्च 2022 में अभ्यास दुस्तलिक 2022 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ। ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट याद ही रखनी है। सैन्य अभ्यास जो भी हो रहे हैं, कोई रद्द हुआ है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो कौन सा अभ्यास, दुस्तलिक 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। जितने भी सैन्य अभ्यास है, हालांकि मेरी कई क्लासें मैंने शाम को 7:30 पर वीडियो मेंस के लिए भी ये क्लासें दे चुका हूं, जिसमें मेरे हस्तलिख नोट से भी मैंने पीडीएफ पढ़ाई है, वहां पे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां भी आपको स्पेशल कांस्टेबल के लिए दे रहा हूं मैं। तो देखिए 22 से 31 मार्च 2022 तक ताजा ये आंकड़ा है, क्योंकि मार्च तक का डाटा आपको पढ़ना है। यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलिक के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया।
पिछली साल ये 2021 में हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में। तो ज्यादा ये नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन एक आता है अभ्यास का नाम दे देगा और किन देश, भारत और किन देशों के बीच हुआ। ज्यादा से ज्यादा वो पूछेगा इस साल किस देश में हुआ, तो जैसे उज्बेकिस्तान में, पिछले साल हमारे भारत में हुआ। राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है, तो मैंने राजस्थान का भी इंक्लूड किया है। राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है वो जोधपुर में खोला। कहां पे? जोधपुर में, क्योंकि घोषणा कहां हुई है, एक तो जोधपुर में खुलेगा और एक भरतपुर में खुलेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है, तो पहले काम वो कहां कर रहे हैं? जोधपुर में। जैसे कल के करंट में मैंने बताया था कि 13 अकादमियां खुलेगी, 2 खुलेगी आवासीय अकादमियां, एक तो जयपुर और जोधपुर में। सरकार ने पहले मंजूरी किसको दी है? जोधपुर को। तो होम्योपैथिक कॉलेज सरकारी, पहले सरकारी राजस्थान में नहीं था, पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जोधपुर में खोलने को मंजूरी दी है। तो देखिए जोधपुर में प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खोला जा रहा है। बजट 2021-22 में 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अजमेर व जोधपुर में, सॉरी भरतपुर नहीं, अजमेर व जोधपुर में खोलने की घोषणा हुई थी, तो जोधपुर में स्टार्ट हो गया। जोधपुर की बात करें, राजस्थान की प्रथम फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? जोधपुर में। राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में। ज्योतिबा फुले जो मंडी है वो भी, कृषि उपज मंडी है, वो भी जोधपुर में खुलेगी। इसके अलावा 108 बाइक एम्बुलेंस वो भी जोधपुर में शुरू हुई है। इसके अलावा राजस्थान का पहला दिव्यांग कॉलेज है, सॉरी राजस्थान का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी तो वो जोधपुर के अंदर बाबा आमटे खोली जाएगी। तो ये चीजें, बरकतुल्ला खान स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये भी खुलेगा। एक और है शायद मूक बधिर कॉलेज, राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज भी जोधपुर में बना है। ये बातें ध्यान रखना। अगला देखिए, प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने देश के टॉप 12 युवा ईएफओ में राजस्थान के किन लोगों को शामिल किया है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, विभोर गुप्ता और मनोहर सिंह चारण। राजस्थान वाले तो ज्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि लगातार अगर आप पढ़ रहे हो तो। प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने देश के टॉप 12 युवा सीएफओ में राजस्थान से 2 नाम शामिल किए हैं, जिसमें से जालोर के मनोहर सिंह चारण शेयरचैट कंपनी में सीएफओ है, गुरुग्राम में कार्यरत है, और उदयपुर के विभोर गुप्ता को लिस्ट में शामिल किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे? अपना राजस्थान। याद रखना, जब भी बात राजस्थान की आए, इनके मामले में राजस्थान टॉप पे रहता है। पूरी डिटेल आपके सामने, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड लोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है। सौभाग्य योजना के तहत पिछले 31 मार्च तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड लोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र आते हैं। क्या है ये सौभाग्य योजना? प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को देश के हर गांव, हर जिले को कवर करने वाले सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए लास्ट मील कनेक्टिविटी के माध्यम से बिजली की पहुंच के निर्माण की आवश्यकता है। योजना परिव्यय 16,320 करोड़ है, जिसमें से 12,320 करोड़ की सकल बचीय सहायता शामिल है। तो ये सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। अब बात आती है जब राजस्थान की, तो राजस्थान ध्यान रखना सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पे है, पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है, और घरों के ऊपर छतों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में राजस्थान 3रे स्थान पे है। गरीबी के मामले में राजस्थान 8वें स्थान पे है। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान हरियाणा को पछाड़कर वापस 1 नंबर पे आ गया है। स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया है। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पे है। खुशहाली के मामले में राजस्थान 27वें स्थान पे है। हर घर के अंदर नल पहुंचाने के मामले में राजस्थान 28वें स्थान पे है। तो ये सारे डाटा और खुशहाली के मामले में ये आ गया, जितने इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना। अगला देखो, हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है? हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है? पेपरलेस, नागालैंड। कौन सी? नागालैंड। तो देखिए 19 मार्च 2022 को नागालैंड में, मार्च, फरवरी, जनवरी इनको ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा, बाकी दिसंबर और इनको भी सारा कवर करना है। निरंतर ये क्लास मिलेगी, बस आपके स्नेह
प्यार से। नागालैंड विधानसभा पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है। इसके साथ ही नागालैंड विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई। बस इतना ही पूछा गया, कुछ नहीं पूछेगा। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टेबलेट या ई बुक संलग्न की है। और आपको पता है पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बन गई? केरल वाली, ये ध्यान रखना। देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य, बस ऐसे प्रश्न सीधे सीधे याद रखने। देश का पहला बाल बजट यानी बालकों के लिए अलग से बजट, जैसे अपने राजस्थान में कृषि बजट अलग है ना, वैसे बच्चों के लिए भी अलग से बजट पेश कर दिया। ये मध्य प्रदेश ने किया है। शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री है। तो मध्य प्रदेश देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया। बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है और इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। बाल बजट यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, मुख्य बातें याद रखनी। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ऐसे प्रश्न है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के अंदर। देखिए क्या डिटेल है। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में उत्तर भारत की नदियों हिमनद के रूप में संग्रहित बड़ी मात्रा में पानी के बेहतर उपयोग के लिए वायुमंडलीय अध्ययन, खगोल भौतिकी पर अनुसंधान प्रयोगशाला, वायुमंडलीय संवेदन और हिमनद अध्ययन प्रयोगशाला के लिए जमीन आधारित अवलोकन की सुविधा है। तो उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, कहां पे? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? हमारे देश के केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। राजस्थान में आईएम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगातार प्रश्न आ रहा है, फिर आएगा। आईएम मतलब इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया। अब यहां कंफ्यूजिंग दो चीज में आती है। एक तारीख 19 नवंबर भी आ गई एक बार, ये क्या चीज है? सरकार ने पहले घोषणा की थी कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस बनाया जाता है। इस अवसर पर हम उड़ान शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे और ये क्वेश्चन आ गया कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम था, उसमें कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम और आरएएस का एग्जाम था अक्टूबर के अंदर। कॉलेज लेक्चरर का सितंबर में, आरएएस का अक्टूबर में, इनमें क्वेश्चन आ गया और उसमें तारीख 19 नवंबर ही दी थी। बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार ने इसको यहां लॉन्च नहीं किया। सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया, इसलिए अब नई तारीख याद रखना। वो पेपरों में आ गई, वो 19 नवंबर को उन्होंने की थी, कहा था, लेकिन सरकार ने नहीं की। सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की, इसलिए यहां से शुभारंभ माना जाता है। क्या है? राजस्थान में 19 दिसंबर 2021 से आईएम शक्ति उड़ान योजना। इसके तहत प्रदेश के दूर दराज के गांव में 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करेगा। पहले चरण के दौरान राज्य के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक की 26 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है राजस्थान के संदर्भ। अब योजना वगैरह साथ में पूरी हो रही है, अलग से मत मांगा करो, ये पूरी देखो, एक बहुत बड़ी योजना का बता दिया मैंने। अब एक और देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की, इसका संबंध है। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की, इसका संबंध है। तो महिलाओं को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी। पिछले 2-3 सालों से कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी महिलाएं को घर जो काम चलाती थी, अपना रोजी रोटी या कैसे भी काम करती थी, वो छूट गया। इसी वजह से हो गया, उसको वापस लाने के लिए अगले 3 सालों में 15,000 महिलाओं को इस काम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार ने बैक टू वर्क योजना, इसको भी 19 दिसंबर 2021 से शुरू किया है। और इसके लिए देखिए, अगले 3 साल में 15,000 महिलाओं को सरकार ने बजट में 20,000 की बात कही है। निजी कंपनी संस्थाओं में नौकरी दिलाने के लिए बैक टू वर्क योजना चलाई गई है और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये भी आपको बताया, वर्क होम नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जो विधवा है, सिंगल वुमेन है,
तलाकशुदा है या क्राइम से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत निजी कंपनियों से सरकार टाई अप करेगी, जैसे पुणे की एक दो कंपनी है उनसे टाई अप कर रही है सरकार, तो ये भी बहुत बड़ी योजना है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, जिसको कहते हैं ईडा, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष है वो देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडे है, ठीक है, पांडा या पांडे, पांडा को। तो केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, देखो आपने पिछला एसआई, पटवारी, ग्राम सेवक प्री, ये पेपर क्वेश्चन देखे होंगे, और एक अभी हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ है। चारों एग्जामों में, बड़े एग्जामों में आपने देखा होगा राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक आधे अध्यक्ष को पूछे। इसलिए राजस्थान, भारत के जितने भी मुख्य है ना वो सारे याद रखना, और राजस्थान के तो रखने। प्रारंभिक तौर पर देवाशीष पांडे की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई। अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका मुख्यालय हैदराबाद में, बस इतनी काम की चीज है। कहीं क्या कि ज्यादा के चक्कर में अपने क्या है, बस देवाशीष पांडे को ही भूल जाएंगे, इसको याद रखना मैं। और हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, इसका ईडा का। अगला देखिए, 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? देखो बाफ्टा पुरस्कार, इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, इनमें फिल्मों को, अभिनेत्रियों को अवार्ड दिए गए, वो सारे याद रखना। तो 75वें बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है द पावर ऑफ द डॉग, और जिसको लगभग 52 पुरस्कार दिए जाते हैं ना, आधे को उसमें ऑस्कर अवार्ड वाले शामिल होते हैं, वही ऑस्कर अवार्ड उनको देते हैं। द पावर ऑफ द डॉग सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। देखिए पूरी डिटेल बता देता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा, बाफ्टा का पूरा नाम ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 75वें बाफ्टा अवार्ड्स 2022 घोषित किए गए। बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट डायरेक्टर या निर्देशक जेम्स कैंपियन, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस जोआना स्केनल यानी अभिनेत्री। ये बाफ्टा पुरस्कार एक वार्षिक समारोह है, ब्रिटिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इसे ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड कहा जाता है। स्थापना 1947 में हुई थी। ब्रिटेन, अमेरिका, एशिया में एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। तो आराम से ये चीजें याद होनी चाहिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट अभिनेत्री। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने हम सफर मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसका संबंध है, मैं जल्दी आपके लिए ऐप और पोर्टल का वीडियो भी दूंगा। तो हम सफर है, ये सड़क दुर्घटना से संबंधित है। डूंगरपुर में इसको डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया था, अब इसे हो सकता है पूरे भारत में लागू किया जाए। तो जोधपुर कलेक्टर है वर्तमान में इंद्रजीत सिंह ने, जब वो डूंगरपुर जिला कलेक्टर थे तो वहां उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हम सफर लॉन्च की थी, और मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना भी की थी। पूरे राज्य में लॉन्च किया जाएगा कि हम सफर एप्लीकेशन क्या थी कि जहां भी दुर्घटना होती है ना, वहां तुरंत पता लग जाता है, उसकी लोकेशन पता करके उसे बचाया जा सकता था। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने किस जिले में नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले में, तो ये अलवर के अंदर, यहाँ पे अलवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो देखिए ये एक तो अलवर में भी बनेगा और एक कोटा में भी बनेगा, लेकिन यहां बात कर रहा है कोटा की। राज्य मंत्रिमंडल ने कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। अब कोटा की बात आई है तो थोड़ी सी बता देता हूं, राजस्थान के संदर्भ में तो अपने पूरा जानते हैं। चंबल साहित्य घाट बनेगा चंबल नदी पर, चंबल माता की मूर्ति लगेगी चंबल नदी पर कोटा में, और चंबल के अंदर एक बहुत बड़ा घंटा लगेगा, दूर तक उसकी घंटी की आवाज सुनाई देगी। चंबल ट्रैफिक शहर बनेगा कोटा। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पिनाक मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पिनाक मिसाइल का परीक्षण अपने पोखरण जैसलमेर से। तो राजस्थान के संदर्भ में, और वो इंडिया का है, उसको तो अच्छे तरीके से पढ़ना। तो डीआरडीओ की ओर से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाक मिसाइल का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की प्रयोगशाला पुणे स्थित आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ARDE हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL ने संयुक्त रूप से इसको तैयार किया। बस आपको इस कोई मतलब नहीं है, आपको इतना याद रखना है, डीआरडीओ से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाक मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगला देखिए, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का राजस्थान कौन सा राज्य बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को, तो राजस्थान छठा, कौन सा? राजस्थान छठा बन गया।
तो राजस्थान ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद राजस्थान को अब ओपन मार्केट से 2,731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण देने में मदद मिलेगी। कुल 6 राज्यों ने जो ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म प्रक्रिया को पूरा किया है, इसमें राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो राजस्थान छठा बन गया। भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? ये प्रश्न पक्के आएंगे। राजस्थान के अंदर जयपुर और जोधपुर में जो भी योजनाएं हैं, जो भी मुख्य बातें पिछले 2-3 सालों से हुई है, वो सारी याद करनी है। जोधपुर के अंदर राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। तो भारत की तो वो दूसरी होगी और राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी राजस्थान के जोधपुर शहर में होगी। प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021। तो मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कृषि उपभोक्ता को 1,000 रुपए हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा हुई है? अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ है 23 फरवरी को, इसमें कृषि का बजट अलग से पेश हुआ। पहले पिछले साल इसमें बजट था 2,000 करोड़ रुपए, अब इसको बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया गया। ये प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना तो कितना? 5,000 करोड़ रुपए। पहले कितना था? 2,000 करोड़ रुपए। और कृषि योजना के लिए टोटल मिशन कितने रखे हैं बजट में? 11 मिशन। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? ये ERCP बहुत खास है। पूर्वी नहर राजस्थान नहर परियोजना। इसमें टोटल राजस्थान के 13 जिले शामिल हैं और बार बार मांग हो रही है कि इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए। और इधर अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री पत्र भेज रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन लगातार विवाद चल रहा है, अभी तक कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए ये प्रश्न बार बार आ रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में 13 जिले शामिल है और सरकार ने इसके लिए 9600 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है इस बजट में। देखिए, बजट 2022-23 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 9600 करोड़ रुपए राशि प्रस्तावित की है और एक निगम गठन की घोषणा की है। 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई व्यवस्था दूर करेगी। 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, ये पूर्वी सारे आ गए। और वीडियो प्री में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आया भी था। कितना बजट है इसके लिए, कितने गांव आएंगे इसके अंदर? चाकण बांध है, नरेरा बांध, बहुत सारे बांध इसमें शामिल है, तो वो भी पेपर में आएंगे। अब देखो, नदियां कुल्लू, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज, चाकण नदी के अधिशेष जल को मानसून अवधि के दौरान चंबल बेसिन में बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी में स्थानांतरित करना है। बहुत बड़ी परियोजना है और हमारी राजस्थान सरकार ये कह रही है कि केंद्र से ये बात कह रही है कि आप इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दो ताकि हमें सहायता मिल सके। लेकिन अब देखो लगातार चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप चर्चा में हो गया। एक परवन नहर परियोजना और एक इसरदा बांध परियोजना, ये तीनों ज्योग्राफी के प्रश्न बनते हैं, करंट के प्रश्न बनते हैं, तीनों से कोई प्रश्न आता है। अगला देखिए, कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनेंगे? बजट के प्रश्न मैं इंक्लूड कर रहा हूं जो पेपर में आने वाले हैं। तो 11 मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। देखिए, कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान के 11 जिलों झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, टोंक, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी, बारां, उदयपुर में 220 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाएंगे, जबकि चैनपुरा, निवाई, टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला ये देखिए, लगा लो स्टार, ये पक्का ही आएगा, ये समझो। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए? और पिछले 10 बार ये क्वेश्चन दे चुका हूं, अगर कोई सुबह की करंट की क्लास देख रहा है तो 6। ये नाम देख लेना, ये केंद्र की नहीं है, ये राजस्थान की है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई है। कितनी? 6 शहरों में, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, टोटल 100 शहरों में चल रही है, जिसमें राजस्थान के 4 शहर है। कौन कौन सा? जयपुर है, उदयपुर है,
अजमेर और कोटा है, चारों हैं। वर्तमान में स्मार्ट सिटी में राजस्थान 1 नंबर पे है और टॉप 10 में राजस्थान की 2 है, उदयपुर और कोटा। लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम अपनी राजस्थान स्मार्ट सिटी शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले 6 शहर शामिल करेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, एक जोधपुर को ले लिया, एक भरतपुर को, एक बीकानेर को, एक अलवर को, भीलवाड़ा को, चित्तौड़गढ़, और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिए। ये बहुत बड़ा काम है। अब ये 6 जिले याद रखने आपको, वो 4 तो याद रखने, 6 कैसे याद रखोगे, पास पास में याद रखना। देखो बीकानेर और जोधपुर पास में है, अलवर और भरतपुर पास में है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ पास में, तो 2 और 2 और 2 6 हो गए। तो ये प्रश्न ये मान के चलो कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से इसको पूछा जाएगा। अगला, बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताओ। बजट 2000, देखो केंद्र का बजट और राजस्थान का बजट दोनों ही पढ़ने, हो सकता है अगले बजट में मैं केंद्रीय बजट के ऊपर बहुत सारे प्रश्न लेके आऊं आपके। तो बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय, बिल्कुल सही है। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनेगा, ये भी सही है। टोंक में मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनेगा, और जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, सारे सत्य हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा। अगला, अब मुख्य तथ्य देखना चाहते हो और भी बता देता हूं, इसके अलावा और भी देख लो। शिक्षा के मामले में 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे, शहरी में 1000 और ग्रामीण में 1000। 10,000 अंग्रेजी माध्यम शिक्षक भर्ती आएगी, ये तो बस देख लेना, जरूरत ही नहीं है। रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय होंगे और मुख्यालयों पर प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक, ये तो सीधा बजट की घोषणा। प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा। ये देखिए कितना शानदार प्रश्न है। बजट में घोषणा हुई है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर। अब ये रोपवे कब स्थापित हो आपको कोई मतलब नहीं है, प्रश्न आएगा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस जिले में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। और एक रामेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है, अकोदा बूंदी में है। तो ये दोनों के अंदर क्या होगा, रोपवे संचालित होगा। अब तक राजस्थान में कहां पे है, राजस्थान में पहला बना हुआ है रोपवे जो सुंदा माता का मंदिर है जालोर में, दूसरा इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर में, तीसरा सावित्री माता मंदिर अजमेर में, चौथा आपका बना हुआ है सामोद हनुमान जी का मंदिर जयपुर में। वर्तमान में 4 संचालित है। 5वां, केंद्र सरकार ने गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में प्रस्तावित किया, अभी पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिली है। और राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 2 जगह अभी बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इनको, सिर्फ घोषणा हुई है, तो इन दोनों को याद रखना। अगला मुख्य तथ्य देख लो, रामेश्वर महादेव मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर 5 करोड़ रुपए से डीपीआर बनाई जाएगी। इसके अलावा ये पॉइंट और याद रखना, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर रोड पर 15 करोड़ से राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण होगा। ये बजट की प्रश्न है सारे के सारे। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है। जब पर्यटन का नाम आए तो बहुत बड़ी बात होती है राजस्थान के लिए, और बहुत बड़ा योगदान होता है सेवा क्षेत्र में पर्यटन का। तो 500 करोड़ से 1000 सीधा दुगना कर दिया। देखिए पर्यटन विकास कोष 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ रुपए दिया गया। 400 करोड़ प्रदेश के पर्यटन की ब्रांडिंग और 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थल को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए आवंटित करेंगे। प्रदेश में अन्य टूरिज्म की तरह एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत होगी, एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम बनेगी। पर्यटन और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा के लिए 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती होगी और लोक कलाकारों के मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। 240 करोड़ रुपए का बजट पर्यटन विभाग के लिए दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है पर्यटन के क्षेत्र में। मुझे कमेंट करके बताना राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है, पहले हटा दिए गए थे दोबारा बना दिए, ये भी बता देना मेरे को, इंपॉर्टेंट है जो यहां तक सही रूप से देख रहा है वीडियो। 40 नंबर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब मैं ज्यादा ये राजस्थान की क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये मान के चलो राजस्थान पुलिस में ज्यादा राजस्थान का करंट आएगा। तो ये वर्तमान कांग्रेस सरकार है, वो बहुत कम केंद्र के क्वेश्चन डालें, आएंगे जरूर, लेकिन हो सकता है राजस्थान के ज्यादा। लेकिन मैं तीनों कॉम्बिनेशन आपको बढ़िया बना के दे रहा हूं। वागड़ का नाम आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टूरिज्म सर्किट बनेगा। इसमें मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर धाम, अथुरना, त्रिपुरा सुंदरी, कड़ाना, माही बजाज सागर को शामिल किया जाएगा। अगला देखिए, पूरे हो गए। अगले क्या, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए, 40 प्रश्न हो गए। अब दोबारा फिर बता देता हूं, हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स तैयार है, करंट अफेयर्स तैयार है। कोई विद्यार्थी अगर 2021 की पूरी और फरवरी ये मार्च 2022 तक कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 50 रुपए आपको पे करनी है।
8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगी। प्रिंट निकाल सकते हो, उसमें योजना बजट अभी ताजा, ठीक है, जो राजस्थान पुलिस में आने वाले आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है वो शामिल है, वन रिपोर्ट शामिल है, योजना, मंत्री जो नए बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं वो जितने भी हैं सब इसमें शामिल है। और इसका प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राजस्थान करंट का बोलबाला बहुत रहता है, कोई भी एग्जाम ले लो। अब कोई विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आपकी पीटीआई है, रीट है, इन सब में ये काम देगा। राजस्थान तो देगा। और इंडिया के लिए मैंने एक मुहिम शुरू कर दी है, बस आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और निरंतर अध्ययन करें। मैं आपको लगातार ये क्लासेस देता रहूंगा और एग्जाम से पहले पूरा करंट आपको क्लियर करा दूंगा। अध्ययन करना है आपको अच्छे तरीके से, जितने दिन आपके बच गए अच्छे तरीके से जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको दोबारा रिवाइज कीजिए और करंट यहां से अच्छे तरीके से मैं पूरे तथ्य के साथ आपको दे रहा हूं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ध्यान रखना। तो 2-4 दिनों से ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।